नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सीरीज जो चल रहा है एनसीईआरटी का महासंग्राम, इस महासंग्राम का आप हिस्सा बनिए और आने वाला हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम को आसानी से और एक नए अंदाज से क्रैक कीजिए। दोस्तों, बार बार हर एनसीईआरटी के वीडियो में यही बात कहता हूं, अगर वाकई में प्रॉपर सिलेक्शन लेना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। या तो खुद से पढ़ लीजिए, या हम पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना हिंदुस्तान के आने वाले टाइम में हमसे लिखवा के रख लीजिए, कोई भी एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप मानिए मेरी बात, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, बल्कि रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूं। आपको एनसीईआरटी एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी से खेलना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी को जीना ही पड़ेगा, अगर वाकई में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको तो। और इसे 21वीं सदी में गवर्नमेंट जॉब पाना सच में एक भगवान अल्लाह जीसस खुदा से मिलने के बराबर है। बाकी सोचना आपको है, मेरा तो वक्त जा चुका है। आइए थोड़ा सा समझते हैं क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। आज अध्याय 4 को पढ़ेंगे, लेकिन वैसे ही जैसे शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से खंगाल लेते हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं उसका आंसर क्या दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है सुमेल करना, सुमेल मतलब मिलाना है। यहां सामने देख रहे होंगे कौन किससे मिलेगा उसको मैच करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य को पूरा करने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए ऑप्शन है वहां पे आपको भरना है। आइए अब थोड़ा सा लिखने के लिए भी दे देते हैं, क्योंकि जब तक मेंस यानी कि जब तक आपको लिखना नहीं आ जाएगा तब तक मेंस आपके लिए कोई काम का नहीं है, बस नाम का मेंस है। तो लिखना भी बेहद जरूरी है। पहला क्वेश्चन जो है, आज हम जो किताब पढ़ते हैं वह ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, मात्र 50 शब्द में लिख के मुझे सेंड कीजिए। क्लियर है। और कहां सेंड करना है, ग्रुप में करना है, वो जो आपका अपना ग्रुप है जहां पे सब कुछ मिलता जा रहा है, नोट्स, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग हम दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। इसको आप 100 शब्दों में लिख के मुझे दिखाइए। थोड़ा कोशिश कीजिए, देखिए गलत होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूं गलत होगा, लेकिन यही गलत एक दिन आपको स्टार बना देगा। अगर आज गलत नहीं होगा तो जीवन पर्यंत पढ़ते रह जाइए। प्रीलिम्स भी हो जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन मेंस आपसे हिलने वाला नहीं है। तो फिर सारा पढ़ा हुआ, सारा वक्त, सारा पैसा सब बेकार हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अगर नहीं तो फिर लिख के दिखाना शुरू कर दीजिए। अब रहता है सुजीत सर आप तो इतने अच्छी बातें बताते हैं, मोटिवेट भी कर देते हैं, लेकिन मैं लिख के देता हूं तो उसको चेक नहीं करते हैं। बहुत सारा कॉपी आ जाता है। जैसे जैसे जिस सीरीज में कॉपी हमारे पास आता, आप यकीन मानिए कम से कम 1000 से ऊपर कॉपी आता। अब बताइए 1000 कॉपी यहां ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज अपना खुद का है, उसके बाद यूट्यूब पे जाके आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बस समय निकाल रहा हूं। यकीन मानिए, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं समय निकाल के आपको थोड़ा सा समय डोनेट कर देता हूं। उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि 150 बच्चे जो स्टार्टिंग में दिए हों उन सबको चेक करके दे दूं। यकीन मानिए आपका भी नंबर आएगा। आइए चलते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। यहां क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। आइए थोड़ा सा समझते हैं। पुस्तकालय में मेरी नाम की एक लड़की है जो पुस्तकालय में बैठी हुई है और यहीं से गहन अध्ययन करेंगे। अब आपको मेरे साथ जो है एकदम इसी लय में बहते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको यह फील करना है मैं सुन नहीं रही हूं या सुन नहीं रहा हूं, बल्कि मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा फीलिंग आप लाइएगा। क्लियर। जैसा कि घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। घंटी बजती है, शिक्षक अपने छात्रों को बुला लेते हैं। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, पहली बार पुस्तकालय शुरुआत हुई है जाने की। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा में काफी बड़ा है, जहां पे हर तरीके की पुस्तक जो है वहां पे रखी पड़ी हुई है और वहां किताबों से भरी कई रेक भी है जो अपने अपने रेक पे अपने अपने सब्जेक्ट की किताबें रखी हुई है। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। अलग से जो मोटी मोटी किताब थी, बड़ी बड़ी थी, वो कोने में रखी हुई थी। मेरी को यह अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से
जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? आपको पता है, मतलब जो मोटी मोटी किताबें थी उसको मेरी खोलने के लिए गई तो शिक्षक ने उसे मना किया और बोला वहां पे उस अलमारी के अंदर जो है यहां सारी किताबें जो है धर्मों से जुड़ी हुई है। और क्या तुम्हें पता है कि वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाते हैं। आइए मेरे साथ हम भी थोड़ा पता लगाते हैं कि आखिर वेद है क्या। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। आइए थोड़ा गहराई से अध्ययन करते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा सीरीज जो है प्राचीन भारत का आ गया है। यकीन मानिए, दिल से कहता हूं, एक परिवार होने के नाते कहता हूं, सारा प्रिम्स से लेकर मेंस तक सब यही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। आप ऑथेंटिक बुक, एडवांस बुक, ये ऑथर की बुक, वो ऑथर की बुक, यहां वहां, ये नोट्स वो नोट्स, आप करते रह जाइए। सिलेक्शन पढ़ भी नहीं मारने वाली है आपके ऊपर, पढ़ भी नहीं मारेगी, हिलेगी तक नहीं। लेकिन अगर एनसीईआरटी कर लीजिएगा तो यकीन मानिए 365 दिन छोड़ दिए, 364 दिन में आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। बाकी सोचिए, शायद तुमने वेदों में के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे काम करेगा ये चीज। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग आज से 3500 साल पहले हो चुकी थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा जो है इसके अंदर प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें शुक्ति भी कहा जाता। प्रार्थना कहिए या शुक्ति। शुक्ति का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के बारे में रचे गए हैं। हर भगवान की अलग अलग तरीके से स्तुति की जाती है, अलग अलग तरीके से उनकी जो है बातें सुक्ति कहें या प्रार्थनाएं की जाती है। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो गया, और साथ साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स भी मेरे साथ बनाते चलिएगा, वरना फिर ना कहिएगा सुजी सर कोई एनसीईआरटी का नोट्स दे दे, कहीं से मांगते फिरिएगा। मांगना नहीं है, आप पास में रखिए रजिस्टर या फिर डायरी, और जो जो अंडरलाइन मैं करते जा रहा हूं उसको स्टार पॉइंट दे दे के क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 स्टार देके सारा पॉइंट लिख दीजिए। यानी कि यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये सब बातें उसको लिखते चले जाइए। क्लियर? आइए, 3 देवता, ये इंपॉर्टेंट है, 3 देवता महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और सोम जो है एक पौधा है। इसमें एक खास जो है पेय पदार्थ भी बनाया जाता था। सोम का एक खास पेय पदार्थ बना, लिक्विड बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक में प्रार्थनाएं हैं उसकी रचना ऋषि मुनियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्द, वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठों द्वारा कंठस्थ करवाते थे, और जो आचार्य होते थे, जो शिक्षक होते थे, इसको कंठस्थ करवाते थे बच्चों को, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसकी रचना सब पुरुष ही नहीं, कुछ महिलाओं भी की थी। याद रखिएगा, कथन और कारण, अगर यूपीएससी का फॉर्म भरे हैं तो कथन और कारण में आता है, और ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, और खासकर प्राचीन में, तो इसलिए यहां पे नोट कीजिएगा। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे भी भाषा थोड़ी बहुत भिन्न है, थोड़ी सी बहुत हल्का सा भिन्न है, बाकी है वही। संस्कृत और अन्य भाषाएं, आइए थोड़ा इसको भी पूरा ओपन करके आपको समझाते हैं। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोप दोनों से थोड़ा थोड़ा मिक्स है, जो कि भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हुआ, गुजराती हुआ, हिंदी हुआ, कश्मीरी हुआ, सिंधी हुआ, एशियाई भाषा जैसे कि फारसी, और यूरोप की बहुत भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि सभी जो है परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। ये सब एक परिवार की भाषाएं हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक ही जैसा था, इसीलिए एक भाषा का परिवार कहा जाता है। उदाहरण के लिए मात्र मतलब संस्कृत, और मां हिंदी, यानी कि इसे कहा जाता था मदर मतलब क्या, अंग्रेजी शब्द में होता था। क्लियर है? मात्र जो होता था संस्कृत, मां का ही तीनों अलग अलग रूप। अगर संस्कृत में अपनी माता जी को बुलाएंगे तो बोलेंगे मात्र, और हिंदी में बोलेंगे तो मां जी, या आप मम्मी भी बोलते हैं लेकिन मां यहां रखिएगा क्योंकि यहां आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और अंग्रेजी में इसी को बोलना हो तो मॉम, आजकल तो शॉर्ट हो गया है मॉम, लेकिन मदर ही ध्यान रखिएगा।
क्लियर है? क्या तुम्हें कोई समानता नजर आती है? बहुत बड़ी समानता नजर आती है। कोई क्या? अब आपका क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी, जबकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। ये सब एक ही परिवार की क्या थी? भाषाएं थी। जबकि झारखंड मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषा जो थी वो क्या थी? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषा थी। यानी एक ही क्षेत्र, एक ही देश, और उसमें अलग अलग भाषाएं, और सभी भाषाएं अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके बारे में तुमने सुना है। थोड़ा सा सूची अपने से कोशिश कीजिए बनाने के लिए। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी या छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, यानी कि बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था और श्रवण में सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ध्यान रखिएगा इस बात को। रचना कई सदी बाद इससे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अभी से 200 साल पहले ऋग्वेद छपा है। इससे पहले लोग इसको सुना करते थे, ध्यान रखिएगा, या फिर बोला करते थे। लिखे हुए कोई प्रमाण नहीं है। लिखा हुआ प्रमाण आज से 200 साल पहले मिला है। इससे पहले ये सब कोई वेद वोद नहीं था वेद, लेकिन लिखा हुआ प्रमाण नहीं था। ये ध्यान में रखिएगा और दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं और कैसे उनको पता चलता है कि उस समय की राजनीति व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब बारे में कैसे पता करते। तो इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, यानी कि पुरानी जो बातें गुजर गई है उस अतीत के बारे में जानकारी करते हैं इकट्ठा। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। भौतिक के साथ साथ लिखित जो साक्ष्य होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब हो गया यहां पे, अगर कह सकते हैं तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों अगर ले लें तो ज्यादा मजा आएगा। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद की कुछ सूक्तियां वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां जैसे व्यास और सतलज के बीच एक संवाद हुआ है, उसी का एक सूक्ति का अंश है। तो थोड़ा सा इस मैप में थोड़ा सा एक मेहनत तो आप मेरे साथ कर ही सकते हैं। मैप में व्यास और सतलज, इन दोनों को जरा बताइए कि कौन कौन से हिंदुस्तान के कौन से स्टेट से गुजरते हैं। बस इतना बस मुझे बता दीजिए, बाकी और ये कमेंट में कीजिएगा। आइए एक सेकेंड, आइए थोड़ा सा देखते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि की एक पन्ना, ये जो आप देख रहे हैं ये पांडुलिपि है, जिसको हाथ से लिखा जाता था तार के पत्र पे। ये पांडुलिपि है ऋग्वेद का। ब्रुज, एकदम याद रखिएगा ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर ये दे दिया तो अच्छे अच्छे की वाट लगा देगा। ब्रुज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है एक पांडुलिपि जो कश्मीर में पाई जाती थी। इसके पत्ते जो होते थे यहां पे लिखा होने, मैं आपको बताता हूं, बड़ी चौड़े चौड़े होते थे जिसपे आसानी से लिखी जाती थी। और लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छपने में इसी का उपयोग किया था। पहली बार जो ऋग्वेद लिखा जा रहा था इसी ब्रुज वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था जो कि कश्मीर में पाया जाता है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। क्लियर है? सुजीत सर देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, जाइए पुणे, वहां देख लीजिएगा। विश्वामित्र और नदियां थोड़ा सा समझते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई, ध्यान रखिएगा, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल और पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों का जो है सफुर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं को बनाए रास्ते पे चलती हैं। जो जल चलती है, जो रास्ता अपना बनाती है, वो देवता का बनाया हुआ होता है, वो अपने मन से नहीं चलती है। एक बार निकलने पर हम उन्हें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि तुम इससे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियां करें, ऋषि तुम प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के धूरी के
ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से इसको पार कर सके, यानी कि जो चक्के हैं कह सकते हैं, उससे ऊपर मत पानी को उठाओ। अगर उठा दोगी तो हम किसी भी हालत में इस पार से उस पार तक नहीं जा पाएंगे। नदियां तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है या रची गई होंगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गाय से की गई है। कोई दिक्कत? क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब का कारण बताओ, थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिएगा। आइए, मवेशी, घोड़े और रथ क्लियर है। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। एकदम आसान, ये तो समझने की जरूरत ही नहीं है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए गए थे और इसी लड़ाई में जब दूसरे राज्य से या दूसरे देश से लड़ाई होती थी तो वहां से जीत के मवेशी को लाया जाता था। लड़ाई वैसे जमीन पर के लिए लड़ी जाती थी और यहां पे जो लड़ाई होती थी वो सिर्फ जमीन के लिए लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो। और हां, जहां चारागाह मतलब समझे, जहां पे घास फूस ज्यादा हो, जिससे कि आसानी से हमारी गाय, जो भी जानवर है शाकाहारी, वो सब अच्छे से चढ़ सके। जहां जौ जैसी जल्दी से तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत के लिए भी, ध्यान रखिएगा, बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन के कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दिया जाता था। शेष भाग आम लोग बांट लिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, कि यज्ञ होगा उसके लिए भी कुछ धन को इकट्ठा किया जाता था। यज्ञ की आग की आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी तो जानवर की भी आहुति दे दी जाती थी, जिसको आप कह सकते हैं बलि के रूप में। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। हालांकि लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे। वहां से ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा के रूप में हों, उसे लोगों को चुना जाता था। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कैसे लोगों की विशेषता बताया जाता था? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक पारंपरिक के आधार पर किया जा रहा था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जा सकता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, जो पुरोहित होते थे, जो ज्ञानी होते थे, उनको ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग जो थे वो राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महल में रहते थे और ना ही पास की इनके पास सेनाएं होती थी। ना तो बड़ी दरबार में रहते थे, ना गाड़ी घोड़ा होता था, ना बड़ी सेनाएं होती थी। ये कर को सिर्फ वसूलते थे, बस इसलिए राजा थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही उसका शासक नहीं बनता था। अभी तो है ना, अभी तो खैर नहीं है, देश आजाद हो गया है, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जब हमारे देश में लोकतंत्र आया उसके बाद राजा का बेटा राजा बनना खत्म हो गया। उसी तरीके से यहां पे जो है उस टाइम में ऋग्वैदिक टाइम में वहां राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता था। ऐसा कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। आइए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जन। और दूसरा होता था विश्व। ध्यान रखिएगा, विश्व, जिससे कि वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। 5 में आके पूरे तरीके से गहनता से अध्ययन करेंगे और आपको सिखाएंगे। ऋग्वेद में विश्व और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या फिर विश्व या भारत जन या विश्व या फिर यदुजन या फिर विश्व जैसे कई शब्द का उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता? बहुत सारा नाम जो है जाना पहचाना लगता। पुरुजन भी पता चलता है, विश्व भी पता चलता, भरत जन भी पता चलता है, यदुजन भी पता चलता है, एकदम जाना पहचाना शब्द है।
जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जो लोग प्रार्थना करने वाले थे वो खुद को अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहते थे। याद रखिएगा, दास या दस्यु को अपने विरोधी को कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। एक लाइन में आंसर याद रख लीजिएगा, स्टार मार्क दीजिए और डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं ये बोला करते थे। दस्यु दोनों चीज लिखना है। बाद में समय के बाद दास, और इसका दास का अगर स्त्रीलिंग करें तो दासी शब्द का मतलब होता है गुलाम हो गया। दास का मतलब ही गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ये दास होते थे, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहता था वो सब उनको करना पड़ता था। इसी को कहा जाता था दास। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अन्य अलग तरीके का विकास हो रहा था। चलो वहां क्या हो रहा था एक नजर देखते हैं। खामोशी प्रहरी, कहानी महापाषाण की। यह शिलाखंड थोड़ा सा समझते हैं, नाम से जाना जाता है। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोग जो है बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। अब आपके दिमाग में आएगा, सुजीत सर एक बात बताना, इस्लाम धर्म का उदय 632 ईस्वी पूर्व में हुआ है, तो कब्र के अंदर तो वही रहते हैं, तो क्या इस टाइम तक इस्लाम भारत में आ गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी दिमाग लगाइएगा भी नहीं। यहां पे जो है दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। यह प्रथा जो थी वो दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में कश्मीर तक ये प्रथा जो थी प्रचलन थी। सब भाग में प्रचलन नहीं थी, ये याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखते हैं। ये महापाषाण जमीन के भीतर भी पाए गए हैं जहां से जानकारी मिली है। और ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है फिगर, इससे आप क्लियर हो गए होंगे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, एकदम गोलाकार टाइप से। जो पुरातत्वविदों होते हैं उनको गोलाकार दिख रहा है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कपड़ों को क्या करता है, बताता है, प्रमाण देता है कि इसके नीचे जो है वो क्या था, कब्र लगा हुआ था। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य सूची बनाई है उसको थोड़ा सा आप देखिए। इन सब कब्रों में कुछ जो है समानताएं हैं। समानतः मृतकों को खास किस्म के, हाँ यहां से ध्यान रखिएगा, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता। जो मरते थे ना उनको खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें काले या लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे, औजार के हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थरों के और सोने गहने भी इनके नीचे मिले। ऐसा मान्यताएं थी कि जब ये लोग को दफनाया जाता था तो उनके अंदर आभूषण, घोड़े के कंकाल, यानी कि वहां भी जाके ये क्या करेंगे, घोड़े पे चढ़ेंगे, जहां इसके बाद जाके फिर जन्म लेंगे। ऐसी एक अंधविश्वास थी। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, आइए तेरा लोहे का सामान देखते, कितना अच्छा लगता है ना। बाईं ओर जो है घोड़े के समान एक कुल्हाड़ी और नीचे कटार मिला। ये देखिए कुल्हाड़ी, कैसा लगता है, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। आइए, लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना है। अब लोग के वहां पे स्थिति कैसा था, समाज का वहां कैसा स्थिति था। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें में मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी यह कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती है। ब्रह्मगिरी की खोजें, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी की खोजें, यहां के व्यक्ति के कब्र पर 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास में कुछ मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से पूरी तरीके से भिन्नता को दर्शाता है। और कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग जो थे दूसरे अनुयायी बने हुए थे। ये बताता है कि किस तरीके से कब्र होते थे, कब्र के ऊपर किस तरीके से रखा जाता था कंकालों के। उनके साथ में कुछ जो है मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। क्लियर है, ये समाज को दर्शाता है। क्या कुछ कब्रों, जो या कहें तो कब्रगाहों में खास परिवार के लिए थी?
क्या ये भी है सही बात कि कुछ कब्र जो होते थे वो खास करके एक परिवार का था, जिसको कह सकते हैं नेपोटिज्म आज के टाइम में, भाई भतीजावाद। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद ही एक ही परिवार के लोगों का यह स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया होगा, एक ही स्थान पे अलग अलग समय में। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान को गोलाकार लगाए गए पत्थरों या फिर चट्टान चिन्हों से काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाया या फिर दफनाने या दोबारा आ सकते थे, इसीलिए इस तरीके से बनाया जाता था। इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव में आइए थोड़ा सा देखते हैं कौन सा विशिष्ट व्यक्ति का है। इनाम गांव को क्या है, मैप में खोज करना है। भीमा जो है, ध्यान रखिएगा, भीमा यहां की सहायक नदियां हैं। घोड़े के किनारे एक जगह है, ध्यान रखिएगा। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले वहां वयस्क लोगों की प्राय जो है गड्ढे में सीधा लिटा दिया और दफना जाता था। जो वयस्क होते थे कुछ नहीं किया जाता था, गड्ढे में ले जाकर लिटा दिया जाता था। उनके शरीर उत्तर की ओर होता था, ध्यान रखिएगा, शरीर जो होता था उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया था। अक्सर आप उत्तर और दक्षिण, अगर उत्तर की तरफ में सर रख के सोइएगा तो मां सीधा कहती है ये लाश सोया हुआ है। आप अक्सर आप देखिएगा, और ये इससे जुड़ा हुआ है। आज भी आप लाश देखिएगा तो उसको उत्तर और दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। क्लियर है, अंदर भी दफनाया जाता है और दफनाए गए सबके पास रखे जाते थे। एक आदमी 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है। और बस्ती के बीच में जो है बसा हुआ हर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है ये गांव, जहां पे इसको रखा गया है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी है और सबके पैर जो है वो मुड़े हुए हैं। जो सब है लाश है उसके पैर मुड़े हुए हैं। क्या बताते हैं कि हमें कंकाल का अध्ययन, क्या बताते हैं हमें कंकाल का अध्ययन, यानी कि शरीर जब समाप्त हो जाएगा तो कंकाल ही तो बचेगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा समझिए। छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता। छोटा है तो बच्चा है, लेकिन इस बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में एक बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के पास में गहने मिले हैं तो कई बार महिलाएं जो है कंकाल मान लिया जाता है कि भाई गहना है तो महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इसलिए यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। कंकाल की लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसके जो थे हृदय स्त्रियों की जांच की जाती थी। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी, इसलिए उसके जो है कटी प्रदेश या फिर कुल्हा पुरुषों से ज्यादा जो होता था, बड़ा होता था। इससे पता चल जाता था कि ये जो है क्या है, महिलाएं हैं। ये समझ कंकालों में जो है आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क डाल लीजिए। चरक, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर 360 जो है इसके अंदर हड्डियां होती थी और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक अपने गिनती में दांत और हड्डियों को जोड़कर जो है कार्टिलेज जोड़कर यह संख्या बताई थी। हो सकता है इससे इनको ज्यादा बता दिए हों। इनाम गांव के लोग काम धंधे, इनाम गांव के लोग जो है पुरातत्वविदों गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान का अंदाजा होता है। लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, शुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण, खड़ा, नेवला, चिड़िया, हरियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली के हड्डी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे बैर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भरी एकत्र की जाती थी। उस टाइम में रखा जाता था इन सबको। आइए एटलस को खोलिए और थोड़ा सा मेरे साथ चलिए। एटलस में चीन को देखो, चीन को निकालिए। लगभग 3500 साल पहले हमें लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण हमें मिलता है।
यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये जो लेखन कला थी वो जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने की हड्डी भी कहा जाता था और इसी हड्डी से भविष्यवाणी की जाती थी। यह मान्यता थी कि भविष्य बताती है कि राजा लोग लिपिकों के हड्डियों पर सवाल लिखते थे, क्या यह युद्ध जीतेंगे या फिर फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे या फिर हड्डियों की आग में डाल दिया जाता था। उन्हें गर्मी के चटक कर दरारें पड़ जाती थी और भविष्य वक्ता जो होते थे इन्हीं दरारों के बड़े बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करते थे। जब इनको गर्म कर दिया जाता था तो धीरे धीरे फटते थे। इन्हीं दरार पे जो है ये लोग भविष्यवाणी करते थे। ये राजा शहर में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांच के बर्तन शामिल हैं और इन्हें लोग इस्तेमाल भी करना नहीं जानते थे। आइए तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ तिथियां हैं। वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। महापाषाण का निर्माण शुरुआत 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण इनाम गांव में कृषकों का निवास स्थान जो है 3600 से 2700 साल पहले हुई थी। चरक जो वेद हैं लगभग 2000 साल पहले इनका निर्माण हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलें आज की क्लास को यहीं तक रोकें। मुझे उम्मीद है, आशा है और आपसे हद तक प्रयास कीजिएगा कि इस सेशन को दिल से जिए। और अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जैसे आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो रही है, आप खुश हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और दिल से आवाज़ निकल रही है, सुजीत सर बनना है तो एसडीएम, तैयारी करनी है तो सीधे बीपीएससी के, इसके न नीचे न इसके ऊपर, कुछ नहीं सोचना, बस मुझे एनी हाउ प्रथम प्रयास में एसडीएम बनना है। वैसे ही अगर शेयर कर दीजिएगा तो किसी और की जिंदगी आपके द्वारा बेहतर हो सकता है। थैंक यू।